नमस्कार, गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक मिसाल कायम की है और हर एक इन्वेस्टर उनके प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं फॉलो करता ही है। जी हां, बिल्कुल वॉरेन बफेट के बारे में। इस समरी को गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है और इस समरी को गीगल टीम ने ही अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल किया है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, आज की बायोग्राफी वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है जो कई दशकों से फोर्ब्स बिलियनियर्स की टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं। आज की डेट में उन्हें दुनिया का छठा अमीर आदमी माना जाता है, जिनकी नेट वर्थ है $100 बिलियन। बफेट एक बेहद सम्मानित बिजनेस मैग्नेट और समाज सेवी हैं, जो स्टॉक मार्केट के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की फील्ड में उनकी बड़ी कामयाबी को देखते हुए बहुत से लोग बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को इन्वेस्टिंग के गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। बिजनेस की दुनिया में वो कुछ ऐसे खास प्रिंसिपल और फिलॉसफी पर चलते रहे जो दुनिया भर में एक मिसाल बन गई। दुनिया के कई एंटरप्रेन्योर उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी से काफी इंप्रेस्ड रहे हैं। क्या आपके मन में भी वॉरेन बफेट की लाइफ की जर्नी और बिजनेस की दुनिया में उनकी इस कामयाबी का राज जानने की इच्छा है कि कैसे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के बलबूते पर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया? इस समरी में हम इन्वेस्टमेंट के इस गुरु की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी लाइफ जर्नी के इनवैल्यूएबल लेसन्स को सीखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो आज दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर बन पाए हैं। तो जानते हैं उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से फेमस वॉरेन एडवर्ड बफेट 30 अगस्त 1930 के दिन ओमाहा, नेब्रास्का में लीला स्थल बफेट के घर पैदा हुए थे। उनके फादर हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्होंने 1942 में यूएस कांग्रेसमैन के रूप में काम किया था। बफेट को शुरू से ही फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में बड़ा इंटरेस्ट था। उनकी मेंटल मैथ्स स्किल देखकर उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने उन्हें यंग मैथ्स जीनियस के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। जिस तरह से वो बड़े बड़े फिगर और नंबर चुटकियों में सॉल्व कर लेते थे, उसे देखकर सब हैरान रह जाते। बाद में बड़े होने पर भी उनकी यही स्किल उनके काम आई। बफेट जब छोटे थे तो अक्सर अपने फादर के साथ उनकी शॉप पर जाया करते थे और वहां रखे ब्लैक बोर्ड पर स्टॉक प्राइस लिखा करते थे। 11 साल की उम्र में जब बच्चों को मैथ्स के सवाल भी ठीक से नहीं आते, तब बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने सिटी सर्विसेज प्रेफर्ड का एक शेयर $38 के हिसाब से 3 शेयर्स खरीदे, लेकिन तब वो बड़े निराश हुए जब स्टॉक वैल्यू गिरकर सिर्फ $27 रह गई थी। लेकिन बफेट बड़े सब्र से तब तक वेट करते रहे जब तक कि स्टॉक प्राइस बढ़कर $40 नहीं हो गया, और तब जाकर उन्होंने अपने शेयर को बेचकर छोटा सा प्रॉफिट कमाया। इसके कुछ समय बाद ही सिटी सर्विसेज के प्रेफर्ड के स्टॉक प्राइस में $200 पर शेयर के हिसाब से भारी उछाल आया। ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक लेसन था, जिसने उन्हें सिखाया कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस की बड़ी अहमियत है। फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। सिर्फ 6 साल की छोटी उम्र से ही बफेट के अंदर एक बिजनेसमैन के गुण नजर आने लगे थे, जब उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर से 25 सेंट में कोका कोला के 6 पैक खरीदे और हर एक बॉटल को 1 निकल के हिसाब से बेचा, जिससे उन्हें 5 सेंट का प्रॉफिट हुआ। इसके 5 साल बाद ही बफेट ने सिटी सर्विसेज के प्रेफर्ड में इन्वेस्ट करके फाइनेंस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। हालांकि उन्होंने अपने शेयर कुछ ज्यादा ही जल्दी बेच दिए थे, जिससे उन्हें प्रॉफिट कम हुआ था। 13 साल की उम्र में बफेट 2 बिजनेस मैनेज करने लगे थे, एक न्यूज़पेपर बेचने का और दूसरा हॉर्स रेसिंग टिप शीट का। ये वो साल था जब एक यंग टीनेजर के तौर पर उन्होंने अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल किया था। बफेट वुड्रो विल्सन हाई स्कूल वाशिंगटन डीसी में पढ़ते थे और हमेशा ही पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचा करते थे। बफेट जब हाई स्कूल में थे तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर $25 में एक सेकंड हैंड पिन बॉल मशीन खरीद ली। उन्होंने इस मशीन को एक बाल काटने वाले सैलून में इंस्टॉल किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने इतना प्रॉफिट कमा लिया कि अब वो ऐसी और मशीनें खरीद सकते थे। फिर जल्द ही अलग अलग जगहों पर उनकी मशीनें लग गईं और उन्होंने अपना ये जमा जमाया बिजनेस $1200 यानी कि $1200 में बेच दिया। बफेट की एजुकेशन। 1947 में वॉरेन बफेट ने 17 साल की उम्र में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पास कर ली थी। शुरू से ही उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सपना था, तो उन्होंने कॉलेज जाकर आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं करनी थी। पर फिर भी उनके फादर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉटरॉन बिजनेस स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया, जहां वॉरेन ने सिर्फ 2 साल ही पढ़ाई की। बफेट अपने कॉलेज के टीचर से खुश नहीं थे और उन्हें हमेशा यही लगता रहा कि उनके पास प्रोफेसर से ज्यादा नॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को छोड़कर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन में एडमिशन ले लिया। अपनी पढ़ाई के दौरान वो फुल टाइम काम किया करते थे, तो भी उन्होंने 3 साल में ही अपनी ग्रेजुएशन सक्सेसफुली कंप्लीट की। बफेट पहले की तरह ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए भी मना करते रहे, पर अपनी फैमिली के जोर देने पर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया, पर उन्हें वहां से टू यंग होने का रिजेक्शन लेटर मिला। निराश होकर उन्होंने फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो उन्हें एडमिशन मिल गया। जाने माने इन्वेस्टर बेन ग्राहम और डेविड डॉड कोलंबिया में प्रोफेसर थे। बफेट बेन ग्राहम को अपना मेंटर मानने लगे, जिन्होंने उन्हें इन्वेस्टिंग के अहम सबक सिखाए, जिनकी बदौलत बहुत जल्द ही बफेट ने अपनी जिंदगी ही बदल डाली थी। एक्विजिशन ऑफ बर्कशायर हैथवे, अ मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी।
1956 में बफेट ने अपने होम टाउन ओमाहा में अपनी पहली कंपनी बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की नींव रखी थी। जो टेक्निक उन्होंने अपने प्रोफेसर ग्रैहम से सीखी थी, उससे उन्हें बिजनेस चलाने में तो मदद मिली ही, साथ ही उनकी खुद की बिजनेस स्किल्स उनके बड़े काम आई। उन्होंने बड़ी आसानी से अंडर वैल्यूड कंपनीज को पहचान लिया था जो एक बड़े मार्जिन के साथ प्रॉफिट जनरेट कर सकें, यानी उनके एक यंग मिलियनर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने बर्कशायर हैथवे के नाम से एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी को खरीद लिया था। 1960 के शुरुआती दशक में उन्होंने इसके स्टॉक्स खरीद कर रखे और $10,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की और 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने कंपनी को खरीद लिया था। हालांकि बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड एक बेहद सक्सेसफुल वेंचर रहा था, पर 1969 में बफेट ने इसे बंद करके बर्कशायर हैथवे में फोकस करने का इरादा किया। उन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन छोड़कर कंपनी को बढ़ाने के लिए अलग अलग इंश्योरेंस एसेट खरीदने शुरू कर दिए, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कंपनी, मीडिया और ऑयल इंडस्ट्री वगैरह। आज भी GEICO कंपनी की इंश्योरेंस डिवीजन का सेंट्रल पार्ट है और कंपनी की बाकी इन्वेस्टमेंट में ये एक बड़ा सोर्स ऑफ कैपिटल रहा है। इस समय तक बफेट बेहद सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे और उनके बारे में मशहूर हो चुका था कि वो किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट को सोने के भाव में बदल देते हैं। जैसे कि बदनामी के कारण चर्चा में रहे सोलोमन ब्रदर्स, जिसे बफेट ने 1987 में खरीद लिया था। 1989 में जब बर्कशायर हैथवे ने कोका कोला में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की तो बफेट को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। इससे पहले भी वो कई बिजनेस वेंचर और एंटरप्राइज के डायरेक्टर रह चुके थे, जैसे ग्राहम होल्डिंग कंपनी, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स होल्डिंग्स और जिलेट कंपनी। बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल जो कभी घाटे में चल रही थी, आज एक ऐसा पावरफुल बिजनेस ग्रुप बन चुका था जिसकी मार्केट वैल्यू $640 बिलियन से भी ज्यादा थी। बर्कशायर हैथवे का एक स्टॉक द क्लास, जिसकी कीमत पर शेयर $4 मिलियन से भी ज्यादा थी, पहले यही शेयर सिर्फ $12 यानी कि सिर्फ $12 का हुआ करता था जब बफेट ने कंपनी खरीदी थी। बफेट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस स्किल्स और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के चलते आज यही कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन चुका था, जो दिन ब दिन नई ऊंचाइयां छू रहा था। द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ऑफ वॉरेन बफेट। बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जो कि बेंजामिन ग्राहम ने स्टार्ट की थी, जिसे बफेट अपना मेंटोर मानते थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मेन गोल है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग मगर स्ट्रगलिंग और अंडर वैल्यू कंपनी के शेयर्स पर इन्वेस्ट करती है जब शेयर का मार्केट प्राइस सबसे कम होता है, ताकि फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिनके एसेट्स की अच्छी खासी वैल्यू होती है और जिनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबल रह चुका हो, लेकिन जो फिलहाल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। असल में ऐसा कोई सेट मेथड नहीं है जिससे किसी भी कंपनी की असली वर्थ का पता लगाया जा सके, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बेस पर एक एस्टिमेट कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे बार्गेन हंटर वैल्यू इन्वेस्टर्स के ऐसे वैल्यू के स्टॉक्स ढूंढते हैं जिन पर अक्सर ज्यादातर बायर्स का ध्यान नहीं जाता है। किसी कंपनी की वर्थ उसके स्टॉक प्राइस से तौलने की बजाय बफेट उस कंपनी की पोटेंशियल देखते थे कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। बाकी ट्रेडर से हटकर उनका गोल कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में नहीं रहा, बल्कि बफेट लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उनका टारगेट ऐसी हाई क्वालिटीज कंपनी की ओनरशिप पर रहता था जो फ्यूचर में ग्रो करके भारी भरकम प्रॉफिट जनरेट कर सके। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बफेट ने कभी उसकी मार्केट वर्थ की परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार कंपनी ग्रो करना स्टार्ट करेगी तो मार्केट खुद ही उसकी क्वालिटी स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। ये वो फिलॉसफी थी जिस पर वॉरेन बफेट चलते थे और अपने पार्टनर को लिखे एक लेटर में उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया था। ये हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में मील का पत्थर है। कभी भी अच्छी सेल के भरोसे मत बैठो, बल्कि परचेज प्राइस इतने अट्रैक्टिव रखो कि एक नॉर्मल सेल से भी अच्छा रिजल्ट मिल जाए। वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले जिन की फीचर्स पर गौर करते थे उन्हें नीचे समराइज किया गया है, ताकि आपको भी कुछ टिप्स मिल सके। पहला, कंपनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस, कैश फ्लो और रेवेन्यू का ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, लो डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तीसरा, कंपनी में पिछले 10 सालों से इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड। चौथा, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाए उनके मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और उसमें किसी भी तरह का कंपटीशन फेस करने की एबिलिटी हो। नेक्स्ट चैप्टर है बफेट लाइक्स टू इन्वेस्ट इन हिज एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस। 1985 में दिए गए एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट ने एफिशिएंट वैल्यू इन्वेस्टिंग का सीक्रेट शेयर किया। यानी उनके मुताबिक एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस किसी भी बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू डिसाइड करता है। यह बेहद जरूरी है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त हमें अपनी एक्सपर्टीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और यह चीज उस वक्त खास तौर पर जरूरी हो जाती है जब अपसाइड अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं, जैसे कि वॉल स्ट्रीट के किसी बिजनेस की एक्चुअल वर्थ से सिक्योरिटी को अंडर वैल्यू कर देती है। अगर आपको बिजनेस की उतनी समझ नहीं है तो आप शायद इस तरह की चीजें नहीं समझ पाएंगे। यही वजह है कि बफेट उस बिजनेस तक सीमित रहते हैं जो उनकी समझ में आता है। ये उनका एक और बिजनेस मंत्र कहा जा सकता है। इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बावजूद उन्होंने आज तक कभी फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसकी उतनी समझ नहीं रखते हैं। साथ ही ये और कारण भी है कि ये फील्ड ऐसी है जो हमेशा तेजी से बदलती रहती है, और बफेट ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जो कम से कम 10 साल पुराना हो,
ताकि इजीली ये एनालाइज किया जा सके कि कंपनी पहले कैसा परफॉर्म कर चुकी है। हिस्टोरिकल एनालिसिस उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का एक की फैक्टर रहा है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, ऐसी कई चीजें हैं जिनको वैल्यू करने में मैं सक्षम नहीं हूं। कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे से वैल्यू कर सकता हूं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। और ये बहुत खराब बात हो सकती है, लेकिन हर चीज के बारे में पता होना जरूरी तो नहीं है। यानी बफेट का मानना है कि हर चीज के बारे में जानना, लेकिन किसी एक चीज में भी एक्सपर्ट ना होना अच्छी बात नहीं है। तो जाहिर है कि वो हर किसी फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हीं में पैसा लगाते हैं जिनकी उन्हें जानकारी और समझ है। उनकी फिलॉसफी का झुकाव एक नॉर्मल इन्वेस्टर से ज्यादा स्पेशलिस्ट बनने में है। वो एक ऐसे बिजनेस गुरु हैं जिन्हें कई दशकों का एक्सपीरियंस है और अपने करियर में उन्होंने कई सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसके बावजूद बफेट आज भी सोच समझ कर अपने फैसले लेते हैं और सिर्फ उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है। आज के वक्त में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन की भरमार है, यंगस्टर्स को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ही फायदा होगा, पर ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के भी अपने कुछ रूल्स हैं। हर फील्ड में घुसने के बजाय कुछ खास एरिया पर फोकस करो जिसमें आपकी पकड़ हो। खासकर जब आप बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो बेहतर होगा कि उसी फील्ड में इन्वेस्ट करें जिसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी जगह पैसा फंसा दें जहां से रिटर्न की जरा भी उम्मीद ना हो। नेक्स्ट चैप्टर है पर्सनल लाइफ एंड फिलैंथ्रोपी। बफेट ब्रिज गेम के बड़े शौकीन हैं और टाइम पास के लिए ब्रिज खेलना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी दोस्तों की पार्टी में गाना गाने और यूकेलेले गिटार बजाने का भी बड़ा शौक है। बफेट और उनकी वाइफ सुजैन थॉम्पसन की शादी 1952 में हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, सूजी, हॉवर्ड और पीटर। 1977 में दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला लिया था, लेकिन आज भी दोनों मैरिड कपल हैं और एक दूसरे के साथ उनके अच्छे रिलेशन हैं। जुलाई 2004 में मुंह के कैंसर की लंबी बीमारी से जूझने के बाद सुजैन बफेट ने दुनिया को अलविदा कहा। फिर 2006 में अपने 76वें जन्मदिन पर बफेट ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और साथी 60 साल की एस्ट्रिड मैक्स से शादी की। बफेट और एस्ट्रिड 1978 से साथ में रह रहे थे, जब उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर सैन फ्रांसिस्को रहने चली गई थी। दरअसल सुजैन ने ही सैन फ्रांसिस्को में अपना सिंगिंग करियर स्टार्ट करने के लिए ओमाहा जाने से पहले उन दोनों की मुलाकात कराई थी। बफेट और सुजैन की शादी एक ओपन मैरिज मानी जाती रही, क्योंकि अलग रहने के बावजूद दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया था और अपने दोस्तों को भेजे जाने वाले क्रिसमस कार्ड में वो हमेशा एक फैमिली की तरह वॉरेन, सूजी और एस्ट्रिड लिखा करते थे। 2006 में बफेट ने अपनी 99% डॉलर चैरिटी में देने का फैसला लिया, क्योंकि उनका मानना है कि हम जो कुछ कमाते हैं सोसाइटी को उन लोगों को वापस दे देना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। खुद उनके शब्दों में, अगर हम अपने क्लेम चेक का 1% हिस्सा भी खुद पर खर्च करें तो ना तो हमारी खुशियां और ना ही हमारे ऐशो आराम में कोई बढ़ोतरी होगी, बल्कि उल्टा अगर हम 99% हिस्सा चैरिटी में दे देते हैं तो कई लोगों का भला हो सकता है और यह पैसा उनकी एजुकेशन और सेहत के काम आ सकता है। आइए अब जानते हैं वॉरेन बफेट की लाइफस्टाइल के बारे में। क्या आप एक सिंपल लाइफ से तंग आ चुके हैं क्योंकि आपकी इनकम कम है, आपको स्टूडेंट लोन भरना पड़ता है या दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं? लेकिन आप मल्टी बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की लाइफ से कुछ सीख सकते हैं, जिनके पास दुनिया भर की दौलत होने के बावजूद वे एक बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं। यह बात बड़ी मशहूर है कि वॉरेन बफेट एक ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं जीते जैसा कि लोग किसी बिलियनियर की लाइफ के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बिलियनियर बड़े से महल में रहता होगा या लग्जरी कार्स में घूमता होगा। आपको बता दें कि मिस्टर वॉरेन बफेट अभी भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में ओमाहा, नेब्रास्का में $31,500 में खरीदा था। उन्हें अपने इस घर से बड़ा लगाव है, जहां उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खुशहाल और यादगार लम्हे गुजारे हैं। और इस घर के बारे में वो बेहद शौक से कहते हैं, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आप शायद सोचते होंगे कि एक बिलियनर होने के नाते वो आए दिन महंगे रेस्टोरेंट में खाते होंगे, उनके घर में कई सारे शेफ होंगे जो उनके लिए एक से एक एक्सोटिक डिश बनाते होंगे। लेकिन बफेट ऐसा कुछ भी पसंद नहीं करते, बल्कि ऑफिस जाते हुए वो मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं। उनके खास दोस्त और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में एक बार जिक्र किया था, वॉरेन के बारे में एक बात हैरान करने वाली है कि वो जो 6 साल की उम्र में खाते थे आज भी वही खाना पसंद करते हैं। गेट्स आगे लिखते हैं, वो अभी तक बेबी फूड से बाहर नहीं निकल पाए हैं क्योंकि आज भी वो ज्यादातर हैमबर्गर, आइसक्रीम और कोक पसंद करते हैं। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में उनकी बेटी सूजी ने उनके बारे में बताया कि बफेट को कम प्राइस में ओल्ड कार खरीदना पसंद है और अगर कार थोड़ी बहुत डैमेज भी हो तो वो उसे ठीक करवाकर यूज कर लेते हैं। वो शो ऑफ करने में जरा भी यकीन नहीं रखते, इसीलिए कभी भी महंगी गाड़ियां खरीदना उनका शौक नहीं रहा। यह और बात है कि वो चाहें तो एक से एक महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं। वैसे ये बड़ी इंटेलिजेंट सोच है क्योंकि कार की रीसेल वैल्यू हमेशा कम होती जाती है। इसी तरह आज जबकि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन डिजाइनर सूट और महंगे जूतों की दीवानी है, वहीं बफेट आज भी सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उन्हें महंगे ब्रांड या लेबल का शौक नहीं है। उन्होंने एक बार बताया था कि उन्हें चाइनीज कपड़े बनाने वाली एंटरप्रेन्योर मैडम ली के बनाए सूट पसंद हैं क्योंकि उनकी फिटिंग बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो वो कपड़ों में देखते हैं। बफेट की सिंपल लाइफस्टाइल की बात बिल गेट्स ने भी कंफर्म की थी कि कैसे एक बार बफेट ने मैकडॉनल्ड्स को पेमेंट करने के लिए कूपन यूज किए थे।
ये इस बात का सबूत है कि बिलियनर लोग भी पैसे बचाने के मौके ढूंढते हैं, बेशक चाहे वो कितनी भी महंगी लाइफ अफोर्ड कर सकते हों। आज की इस ब्रांड कॉन्शियस सोसाइटी में बफेट जैसे बिलियनियर हर उस इंसान को सीख देते हैं जो महंगी चीजों के पीछे भागते हैं और इंसान की हैसियत उसकी चीजों से तोलते हैं। लाइफ में महंगी चीजें किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ब्रांड और लेबल इंसान की असली पहचान नहीं है। ना ही महंगी चीजों पर खर्च करने से हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज और संस्कार आते हैं। सिर्फ महंगी लाइफस्टाइल का मतलब अच्छी जिंदगी नहीं है, और इस बात को बफेट अपने शब्दों में कुछ इस तरह से कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जायदाद का मालिक नहीं, बल्कि दौलत हावी होकर मालिक को गुलाम बना देती है। अच्छी सेहत के अलावा एक और चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं, और वो है दिलचस्प और पुराने दोस्त। और इसी के साथ हम पहुंच गए उस मोड़ पर जिसे हम कंक्लूजन का नाम देते हैं, जहां पर हम इन ब्रिलियंट और महान इन्वेस्टर के लाइफ से जुड़े की पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करेंगे। ऐसे लोग जो बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए बफेट के उनके पार्टनर को लिखे लेटर पढ़ना और उनकी इन्वेस्टमेंट की रिच हिस्ट्री के बारे में जानना काफी वैल्यूएबल लेसन सिखा सकता है। जैसे कि हर फील्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि ऐसी फील्ड तक सीमित रहो जिसकी आपको पहले से नॉलेज है। किसी नई कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसके एसेट की असली वैल्यू क्या है, इसका पता करने के लिए उसके ऑफिशियल पेपर और डॉक्यूमेंट देखो, ताकि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल जाए और स्टॉक्स उसी वक्त खरीदो जब वो मार्केट में सबसे लो प्राइस पर बिक रहे हों। फिर पूरे पेशेंस के साथ स्टॉक्स को होल्ड करके रखो जब तक कि प्राइस बढ़ नहीं जाती। बात जब इन्वेस्टमेंट की हो तो हम दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर से काफी कुछ सीख सकते हैं, जो इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद आज भी सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने टोटल प्रॉफिट का 99% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट को देंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी, तो मेरा सवाल ही गलत होगा, बल्कि मुझे आपसे ये इल्तिजा करनी पड़ेगी और ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जो बात आपको वॉरेन बफेट की लाइफ की सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो लर्निंग, वो की पॉइंट्स, एक हो या एक से ज्यादा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सोचिए, जब हम हर एक अपने अपने लर्निंग पॉइंट्स को लिखेंगे तो हर एक के नजरिए से जो भी पॉइंट सबसे अच्छा लगा होगा, समरी पढ़ने के बाद जब उन कमेंट्स को पढ़ेंगे तो फिर से एक बार वो लर्निंग्स रिवाइज हो जाएंगी और किसी का पॉइंट किसी को हमेशा के लिए याद रह सकता है ना? तो इंतजार है आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं।